हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो हम लोग छठवां चैप्टर लेके चल रहे थे, विद्युत चुंबकीय पेड़, उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर। गाइस, आज का यह लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और यहाँ से आज के इस लेक्चर से आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले तो विद्युत चुंबकीय पेड़ संबंधी जो फैराडे का नियम है उसको पढ़ेंगे और साथ में उसका जो फार्मूला होता है उसको डेरिवेट करेंगे और उस फार्मूला पे आधारित जो न्यूमेरिकल बनेंगे साथ साथ में करेंगे। उसके बाद लेंज का नियम पढ़ेंगे और लेंज के नियम से किसी भी वहाँ पे कोई भी विद्युत चुंबकीय पेड़ के संबंधित कोई जो दिशा होती है उस दिशा को कैसे ज्ञात करते हैं और उनका जो दाएं हाथ का लेंज का जो दाएं हाथ का फ्लेमिंग का दाएं हाथ का जो नियम है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। और साथ साथ में हम लोग अगर कोई क्षण चुंबकीय क्षेत्र में अगर सीधे गति करता है तो उस क्षण पर भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे और उस पर भी न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगर क्षण जो है सीधे गति न करके रोटेशन मोशन करने लगे तब पर भी वहां पर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, उस विद्युत वाहक बल का भी मान ज्ञात करेंगे और जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता हुआ डेरिवेशन। इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। गाइस, आज का यह लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, वैसे हम चाहते तो चैप्टर नंबर 6 को 6-7 घंटे में कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 शॉट दिया था तो उसके बाद काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करने लगे, सर आप 5 घंटे 4 घंटे का एक साथ दे देते हैं सर, वर्डन हो जाता है। लेकिन जो कि गलत है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर हम 4 घंटे खड़े होकर पढ़ा सकते तो आप लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन क्या करें, कुछ लोग ऐसे हैं कहने लगते हैं, रिक्वेस्ट करने लगते हैं, सर आप ही का तो हम पढ़ते हैं, कोचिंग नहीं कर रहे हैं सर, आप ही इतना एक साथ इतना पढ़ा देंगे सर, नहीं हो पाएगा कंप्लीट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं सिंगल लेक्चर दूंगा, लेकिन वह भी लेक्चर लंबा होगा 1 से 1.5 घंटे का। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे टेलीग्राम पे बार बार कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा लंबा लेक्चर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, आज का यह लेक्चर लंबा होने वाला है, इसमें इतना चीज़ें कंप्लीट करेंगे तो इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, पूरा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 3 लेक्चर में चैप्टर 6 को न्यूमेरिकल के साथ में कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि इस समय आपके जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ में थ्योरी भी पढ़ रहे हैं। मुझे अभी छठवां और सातवां चैप्टर तो एक और लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 7वां चैप्टर पढ़ाना है, फिर 8वां चैप्टर। 7वें चैप्टर में थोड़ा सा समय लगता है, उसमें 4 लेक्चर होंगे, 1.5 घंटे 2 घंटे के पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 8वां चैप्टर जो है वो तो एक ही लेक्चर का, अधिकतम 2 लेक्चर का है। मतलब कुल मिला के 5-6 लेक्चर में आपका फर्स्ट फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। रही बात सेकंड फिजिक्स की, तो सेकंड फिजिक्स में जो सर पढ़ा रहे थे उन सर के साथ बहुत गलत हुआ, सर की तबीयत बहुत खराब हो गई और सर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मैंने सोचा कि वो रिकवर कर जाएंगे जल्दी, हालांकि आप लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सर जल्दी रिकवर कर जाए। आप लोगों की प्रार्थना, आप लोगों की दुआओं की वजह से जल्दी हो सकते हैं रिकवर हो, लेकिन रिकवर होने के बाद भी वो क्लास लेने की स्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि तुरंत हो जाएंगे, क्योंकि वीकनेस वगैरह रहेगी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम एक नए सर को लाने का पूरा प्लान हो चुका है, सर से बातें भी हो चुकी हैं। हो सकता है इसी सप्ताह में नए सर जो है अपना उसके आगे से कंटिन्यू करें। तो थोड़ी मोड़ी किसी के ऊपर अगर समस्या आ जाता है, आप जानते हैं कि हम लोग भी एक आदमी हैं, समस्या आ जाता है तो आप लोग इतना विश्वास कर सकते हैं, हमें किसी को धोखा नहीं देना है। जबकि आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, मैथ की पूरी क्लासेस चल रही हैं, बस एक ही क्लास में फिजिक्स की नहीं चल रही थी, जबकि मैं फिजिक्स का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा था और टेस्ट भी आपका लिया मैंने। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहिए, बेहतरीन तैयारी होगी। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट रेगुलर हमसे पढ़े होंगे, जो चैप्टर 1 से 3 तक के ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उनको याद हो गया होगा। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उनका नाम मुझे याद हो गया, विवेक दुबे जी। उनकी बात करें तो अगर हम लाइव में लेते हैं, जब पर भी हम रहते हैं, मैं देखता हूं उनका कमेंट, मैं जो चीज़ें यहाँ पर आता है क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, क्वेश्चन डिस्प्ले होने के 30 से 35 सेकेंड बाद वो क्वेश्चन का डिफिनेशन लिख देते हैं। इतनी अच्छी तैयारी, टाइप कर देते हैं मोबाइल पर। जरा सोचो, अगर मोबाइल पर टाइप कर दे रहे हैं तो उनकी कितनी अच्छी तैयारी होगी, कॉपी पर लिखना तो और तेज लिख लेंगे वो। लेकिन मैं विवेक दुबे जी से कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा अपना अगर राइटिंग वगैरह कैसा है, राइटिंग को और मतलब इम्प्रूव कीजिए। अच्छी राइटिंग रहेगी तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा परसेंटेज आएगा। आप जो डेली मेरी जो लाइव क्लासेस लिए हैं लास्ट वीक में जो मैं कराया हूँ, अगर डेली आप लिए होंगे तो आप अंशाल पेपर को उठाइएगा और देखिएगा, आपके हर एक क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से 3 तक के आए हैं पूरा मिलेंगे और पूरी तरीके से आप लोग कर लेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव चाहे बहुविकल्पी हो।
सॉरी ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपकी अति लघु उत्तरी हो चाहे लघु उत्तरी हो। हाँ अभी दीर्घ उत्तरी और आपकी बाकी उसे मुझे कराना है, मैं करा दूंगा। हर चीज़ सीखने का एक प्रोसेस होता है। अति लघु उत्तरी और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हमने उस चैप्टर के मैक्सिमम फार्मूला आपको याद करा दिया है। अब मैं फार्मूला का एक अलग से सेशन लूंगा, तो वही फार्मूला दोबारा रिपीट होगा। जब दोबारा रिपीट होगा तो उसके बाद मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आपके न्यूमेरिकल चुटकियों मुड़ेंगे। तब आपको ये डाउट नहीं रहेगा सर फार्मूला कहाँ पे कैसे लगाते हैं, नहीं फार्मूला याद करने का डाउट होगा। तो एक प्रोसेस के जरिए सीखा जाता है, तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, एक साथ अगर सीखने के चक्कर में मैं उस प्रोसेस को समझता हूँ, इसलिए आप मेरे पे विश्वास करके तैयारी कर सकते हैं। आप लोग ज़्यादा परेशान मत हुआ कीजिए, क्योंकि कुछ लोग टेलीग्राम पे कहते हैं सर धोखा मत देना। अरे धोखा देने के लिए ये सब कर रहे हैं, बताइए। चलिए ठीक है, तो आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस अब आप लोग हेडिंग डालिएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। ठीक है, किसका नियम? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, यह आपको पढ़ना है और इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम को लेकर। ठीक है, और बहुत ही सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फैराडे ने सबसे पहला 2 नियम उन्होंने दिया था। क्या नियम दिया था? 2 नियम उन्होंने दिया था। सबसे पहला नियम उन्होंने क्या दिया था? प्रथम नियम। और आप लोग भी लिखोगे कमेंट बॉक्स में प्रथम नियम उन्होंने क्या दिया था। प्रथम नियम उन्होंने दिया था, 1 मिनट मुझे पीडीएफ भी दिखा लेने दो। ठीक है, ये देखिए आपका प्रथम नियम फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम है और यहाँ पे आपका प्रथम नियम लिखा हुआ है। ठीक है, ये सभी चीजें चेक पॉइंट तो आप लोग कर ही लिए होंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी लोग, प्रथम नियम क्या कहा जाता है और सभी लोग पूरी ध्यानपूर्वक मेरे तरफ ध्यान देंगे और पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप लोग कमेंट आप करोगे, जो चीजें मैं कह रहा हूं उसको सुनोगे, उसके बाद मैं यहां लिखूंगा, उसके बाद कमेंट करोगे आप लोग फैराडे के प्रथम नियम। ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम क्या है? जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उस परिपथ में क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उस परिपथ में हम लोग एक क्या हो जाता है? धारा बहने लगती है, जिस धारा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। उस धारा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, और यह धारा तभी तक उत्पन्न होती है जब तक कि उस परिबद्ध जो आपका वह बंद परिपथ है वहां पे विद्युत वाहक बल में वहां पे जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कुछ नहीं समझ में आया? सर के ऊपर चला गया? मैं जानता था, पहली बार मैंने बताया। मैं तो वैसा हूं जिन चीज़ों को चुनौती ले लेता हूं उसको रटा कर छोड़ता हूं। तो अभी मैं पहली बार बताया हूँ, ठहरे रखना, सब कुछ आएगा। ठीक है, सब कुछ आएगा। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या है? तो प्रथम नियम क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, जब किसी कोई भी आपका बद्ध चुंबकीय कोई भी बद्ध परिपथ है, एक कोई बंद परिपथ है। ठीक है, मान लेते हैं ये बंद परिपथ है। 1 मिनट समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा सभी लोग। ठीक है, ये देखिए स्याही आ गया ऊपर ना, 1 मिनट रुकिएगा सभी लोग ध्यानपूर्वक और आसानी से समझिए, कोई भागने की जरूरत नहीं है। ये कोई बंद परिपथ है। ठीक है, इस बंद परिपथ में अगर हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं, किसमें? चुंबकीय फ्लक्स जिसे आप लोग फाई से प्रदर्शित कर रहे थे, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स में अगर हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं तो यहां पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल। आप सभी लोग सुनिएगा ध्यान से, वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, बल उत्पन्न हो जाता है। हम लिखाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है, पहले समझिए, लिखने के चक्कर में मत पड़िए, आप लोग समझिए पहले क्या है। इस बंद चुंबकीय कोई परिपथ है, एक बंद है, खुला नहीं होना चाहिए, बंद है, ये बंद है ना, इसमें हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जा रहा है। जब विद्युत वाहक बल यहाँ पे उत्पन्न होगा तो इस विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। पहले तो इस विद्युत वाहक बल को हम लोग कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। इस विद्युत वाहक बल को हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा। तो इस विद्युत वाहक बल के कारण यहाँ पे एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं।
फिर से समझिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया, परिवर्तन करने के बाद यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, और यह विद्युत वाहक बल को हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा, और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ। तो फैराडे ने कहा कि ये विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा तभी तक उत्पन्न होता है जब तक यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं। अगर चुंबकीय फ्लक्स में हमने परिवर्तन करना रोक दिया तो यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होना रुक जाएगा। तो इसमें उन्होंने क्या कहा, जैसे आप लोग समझ सकते हैं, मैं गन्ने की देखो, मैं सीधी सी बात में ऐसा चीज़ों को एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, और यूनिक एग्जाम्पल होता है। पूरे यूट्यूब पे या कहीं पर भी आप मेरे तरह एग्जाम्पल आप नहीं पा सकते हैं। जैसे सीधी सी बात है, गन्ने की मशीन में रस निकलती है, नीचे निकलती है रस ना, तो आप वहाँ पर ईख तब तक, गन्ना जब तक लगाएंगे तभी तक रस निकलेगा। जैसे ही गन्ना लगाने आप बंद किए, रस निकलना बंद हुआ। तो वही बात, जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना आप बंद किए, नहीं विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, नहीं प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, नहीं प्रेरित धारा होगा। तो उन्होंने क्या अलग नियम दिया था, उन्होंने तो वही समझा था जो आप समझ रहे हो। अगर प्रेरित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अगर हम रोक देंगे तो विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा, नहीं विद्युत धारा बहेगी। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे इनका स्टेटमेंट यह है, जब किसी बद्ध परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो वहां पे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होता है जब तक कि वहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब कब तक उत्पन्न होता है, यह विद्युत वाहक बल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में के मान में परिवर्तन होता है। समझ में आया मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आप लोगों को समझ में आया? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, फिर से समझिए जिनको नहीं आया। हमने क्या बताया, एक गन्ना है और मैं इधर से ईख लगा रहा हूं, तो रस तभी तक निकलेगा। देखिए, अगर समझे रहेंगे तो एग्जाम में कुछ भी बना कर लिख देंगे और एग्जामिनर आपको नंबर देगा। एक गन्ना है, उसमें रस तभी तक निकलेगा, एक गन्ने वाली पेरने वाली मशीन है, उसमें रस तभी तक निकलेगा जब तक कि आप उसमें गन्ना लगाएंगे। गन्ना लगाना बंद किए, रस निकलना बंद हुआ। तो वही बात, यहाँ पे विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होगा जब तक कि यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बंद होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल बंद हो जाएगा। बात समझ में आई? तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने यही बताया था, जब किसी परिबद्ध, एक बात ध्यान रखना, ये बंद होना चाहिए, जब किसी परिबद्ध परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता तो वहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। आप यह भी कह सकते हैं, या फिर इसे अलग से आप यह भी स्टेटमेंट कर सकते हैं कि यह जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है तभी तक उत्पन्न रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो प्रथम नियम सभी लोग लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, जब किसी परिबद्ध परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो बात समझिएगा, जब किसी परिबद्ध परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो वहां क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। वहां पे क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, बात समझिएगा सभी लोग, जब किसी परिबद्ध परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है वहां क्या उत्पन्न, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मैं प्रेरित धारा को नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि जहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल होगी वहां पे धारा होगा, उसको नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे सीधे स्टेटमेंट पे जा रहा हूं। मैं इसके बाद यह लिख रहा हूं कि अगर हम यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बंद कर दें तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल बंद हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने यही कहा था कि जब किसी परिबद्ध परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर यदि हम विद्युत वाहक बल केवल यदि उत्पन्न हो जाता है, यह विद्युत वाहक बल आप लिख सकते हैं, यह विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होता है, तभी तक उत्पन्न होता है जब तक कि
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। बात समझ में आए? देखिए, यह विद्युत वाहक बल कब तक उत्पन्न होता है? जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो मेरे कहने की बात मतलब यह है कि किसी भी परिबद्ध परिपथ में, कोई भी बंद परिपथ है, वहां पे अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो वहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। सेम उसी प्रकार रस तभी तक निकलेगा जब तक कि उसमें गन्ना लगाएंगे। आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना बंद कर देंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। आप गन्ना लगाने बंद कर देंगे, रस नहीं निकलेगा। तो बात समझ में आई सभी को कि प्रथम नियम क्या है? एक बार सभी लोग यह नियम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो इसके बाद हम इसका आगे की डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं, इसके आगे की बातें समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यह बताइए जरा, सीधी सी बात है, फिजिक्स की भाषा में मतलब समझते हैं हम लोग। इसका मतलब यह है कि अगर हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किए, फ्लक्स में अगर हम लोग परिवर्तन करते हैं तो यहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बात समझिएगा, चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन करेंगे उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स में हम 10 गुना परिवर्तन बढ़ा दें तो 10 गुना यहाँ पे विद्युत वाहक बल ज्यादा बढ़ेगा। जिस ठीक उसी प्रकार अगर ईख के जो मशीन होती है उसमें 2 ईख लगाएं तो थोड़ा कम रस निकलेगा, 4 ईख लगा देते हैं तो ज़्यादा रस निकलने लगेगा। तो बात समझ में आ रही है सभी को? यानी जितना हम लोग चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जितना तेजी से कर रहे हैं उतना ही तेजी से यहाँ विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो आपको ये पता है चुंबकीय फ्लक्स को डेल्टा फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें परिवर्तन का मतलब डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा टी। और यह परिवर्तन किसके बराबर होगा? यह परिवर्तन आपके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो होगा यह आपके विद्युत वाहक बल ई के बराबर होगा। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आती है, यहाँ पे एक निगेटिव साइन आता है। यह साइन क्यों आता है? जब लेंज का सेकेंड नियम जब लेंज का नियम या फिर फैराडे का सेकेंड नियम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हालांकि कुछ बुक में कुछ राइटर्स फैराडे का सेकेंड नियम अलग दिए होते हैं, न्यूमैन का नियम दिए होते हैं, लेकिन जो बोर्ड मानता है सही, मैं वही बता रहा हूं। अगर आप फैराडे का सेकेंड नियम दूसरा लिखते हैं, मतलब ये फैराडे का प्रथम नियम लिखते हैं, ये डेरिवेशन को फैराडे के सेकेंड नियम में रखते हैं। हालांकि पीडीएफ में ऐसा ही दिया है वहां पे, क्योंकि वो कंपटीशन लेवल पर काम देता है। कंपटीशन लेवल पे आपसे यह भी पूछता है कि न्यूमैन का नियम क्या होता है। तो न्यूमैन का नियम आप कैसे बताएंगे? जब पढ़े नहीं रहेंगे तो नहीं बताएंगे। पीडीएफ में दिया है न्यूमैन का नियम, ठीक है। तो लेकिन अभी आपको बोर्ड की तैयारी करनी है तो मैं बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको इसे लिखना जरूर बनता है, क्योंकि मैं पीडीएफ कंपटीशन के लेवल पे दिया हूँ। तो कंपटीशन लेवल पे आप उसे देखना। हालांकि जो चीज़ें मैं वहाँ पे बता दे रहा हूँ नहीं पढ़ना है वो मत पढ़ना, ठीक है। तो मैं आपको इंडिकेट कर ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आगे मैं कंपटीशन लेवल की पीडीएफ कंपटीशन लेवल पढ़ाऊंगा अल्फा कंपटीशन पे, जब एग्जाम के बाद, तो आपको दोबारा पीडीएफ देना नहीं होगा मुझे। आप रखे रहोगे, जुड़े रहोगे और आगे की तैयारी करोगे, ठीक है। तो एक साथ फिर नहीं दोबारा मुझे बनवाने में पैसे खर्चा होंगे, पीडीएफ बनवाने में तो पैसे खर्चा होते हैं ना। तो मैं सोच रहा हूँ एक ही साथ दोनों का काम हो जाता है, ठीक है। तो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख ही रहा हूँ, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं और साथ साथ में वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप भी अभी तक अल्फा कंपटीशन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर भी बहुत बेहतरीन क्लासेस चलेंगी एग्जाम के बाद, ठीक है। तो बात समझिएगा सभी लोग। मुझे क्या समझाना है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। तो इसे भी मतलब इनके फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। एक यह भी नियम है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन या प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। यह भी नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है।
तो दो नियम है, दोनों नियम आपको समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर नहीं आए तो एक बार फिर से सुनिएगा। मैं आपको गन्ने का मशीन का एग्जाम्पल दे रहा था। गन्ने के मशीन में आपने गन्ना लगाया तो रस निकलने लगा। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को रोक दिए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हूं, जब किसी परिबद्ध परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। परिवर्तन कर रहे हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना बंद कर दिए तो नहीं निकलेगा, नहीं यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो वही गन्ने वाला एग्जाम्पल है। अगर आप गन्ना जब तक लगाएंगे तभी तक वहां से रस निकलेगा। जैसे ही आप गन्ना लगाने बंद कर दिए वैसे ही रस निकलना बंद हो जाएगा। तो इसी बात को मैंने दूसरे भाषा में, गणितीय भाषा में यहाँ पे लिखा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है। उसको अदर भाषा में लिख सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के किसके समानुपाती होता है? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ये जो है आपका किसके समानुपाती होता है? चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी के समानुपाती होता है, उसके परिवर्तन के समानुपाती होता है। यह नियम आपका है फैराडे का प्रथम नियम। यहाँ पे आप ये माइनस चिन्ह देख रहे होंगे। ये माइनस चिन्ह क्यों आता है? ये आपको फैराडे के सेकेंड नियम, जिसे आप लोग लेंज का नियम कहते हो, आपका बोर्ड करता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप लोग केवल माइनस करके लिखिए। ठीक है, इसे लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो आपका यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह है, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का उपयोग करते हैं, और आप लोग भी करते होंगे। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट के का उपयोग किया और यहाँ पे माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी जो है उसको रहने देते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये जो के है, ये जो के कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? समानुपाती नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपाती नियतांक कहते हैं। नियतांक कहते हैं समानुपाती नियतांक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समानुपाती नियतांक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समानुपाती नियतांक कहते हैं इस के को। अब ये के का जो वैल्यू होता है, ये के का वैल्यू होता है। के का वैल्यू अगर हम लोग प्रयोगों द्वारा देखा जाए तो के का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अगर के की वैल्यू को 1 लेते हैं तो विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हो जाएगा। ये आपका विद्युत वाहक बल ई का वैल्यू हो जाएगा, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगा। एक बात और ध्यान देना सभी लोग, अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक आपका सिस्टम है, मैं सिस्टम मान रहा हूँ, न्यूमेरिकल आपके इसी से लगेंगे। ऐसा सिस्टम मान लेते जहाँ पे फेरों की संख्या n हो। अगर फेरों की संख्या अगर n हो तो क्या होगा? ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा n फाई अपान डेल्टा टी, माइनस डेल्टा n फाई अपान डेल्टा टी। ये अगर फेरों की संख्या n होता है तो माइनस डेल्टा n फाई अपान डेल्टा टी होता है, माइनस डेल्टा n फाई अपान डेल्टा टी होगा। फेरों की संख्या अगर n हो तो, n फेरों की संख्या हो तो माइनस डेल्टा n फाई अपान डेल्टा टी हो जाए। बात समझ में आ रही है? अगर फेरों की संख्या n हो तो। ठीक है, अब ध्यान देना सभी, ये जो माइनस का चिन्ह है, ये आपका जो स्टेटमेंट निकल के आया, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। अगर आप कंपटीशन लेवल पे जाएंगे तो इसके मैं और एब्रॉड आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको यही एक्सप्लेन करने मुझे करीब 20 से 25 मिनट लग चुके हैं। तो आप इसके चक्कर मत पड़िए न्यूमैन के नियम के चक्कर में। हाँ, इतना जान लीजिए न्यूमैन के नियम कहा जाता है, ऐसा कुछ आता है यहीं पे। ठीक है, फिलहाल जब हम लोग अल्फा कंपटीशन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और यही PDF आपके साथ रहेगा ना, और इसके साथ और क्वेश्चन जुड़ेंगे, लेकिन PDF जो थियरी का PDF लमसम यही रहेगा। ठीक है ना, ये आपका होता है। ठीक है, ये आपका फैराडे का प्रथम नियम है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए, क्योंकि इतना सरल भाषा में आपको नहीं मिलेगा कहीं, प्रथम नियम। ठीक है, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल लगाऊंगा, ले लीजिए सभी लोग स्क्रीनशॉट। में सामने से हट गया हूं ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन जिन चीज़ों को मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह रहा हूँ, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, एक थोड़ा सा कष्ट करना, आप उन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेकर एक PDF बनाकर मुझे सेंड कर देना, मैं सभी को सेंड कर दूंगा। ठीक है,
और अच्छा होगा। या फिर इन सभी चीज़ों को अच्छे से लिखकर एक नोट्स बनाकर आप मुझे सेंड कर देना, तो भी मैं सेंड कर दूंगा। नोट्स बनाकर भी कर देना सेंड, मैं सेंड कर दूंगा सभी को, ठीक है। हालांकि मैं PDF जो दिया हूँ आप बनाकर मुझे सेंड कर देना, इससे आपकी राइटिंग स्किल भी बढ़ेगी और मैं देख लूँगा कि आपका राइटिंग कैसा है, ठीक है। तो बढ़िया से लिखना सभी को, लिखने से और अच्छा याद हो जाएगा ना। तो ये फैराडे का प्रथम नियम हो गया। समझ में आया कि नहीं फैराडे का प्रथम नियम? किसी को नहीं समझ में आया एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जिन्हें नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखें, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, ये आप गन्ने की मशीन से एग्जाम्पल ले सकते हो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ें हम लोग सीखते हैं, ठीक है। फैराडे का ड्यूटी नियम, जिसे हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं ना, या आप लेंज का नियम ही हेडिंग डालिए, लेंज का नियम ही हेडिंग डालिए। उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। आप क्या नियम डालेंगे? लेंज का नियम हेडिंग। आप किसका नियम हेडिंग डालेंगे? लेंज का नियम, है ना, ठीक है। लेंज का नियम आप हेडिंग डालिएगा, लेंज का नियम। और इस नियम को हम लोग कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम भी। क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण, या फिर छोड़िए जान लीजिए, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम ये कहता है कोई भी चीज़, अभी मैं स्टेटमेंट बाद में लिखाऊंगा, अभी समझ लीजिए। लेंज के नियम के अनुसार कोई भी चीज़ अगर उत्पन्न होती है तो वो सीधे उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न रहता है। कोई भी चीज़ हो जिसके कारण वह उत्पन्न होता है तो वो उत्पन्न होने के कारण का ही विरोध करता है। बात समझ में आई? इसका एग्जाम्पल बहुत बुरा हो, मैं नहीं दे सकता यहाँ पे, मैं नहीं ले सकता यहाँ। अगर पब्लिक लाइफ को देखा जाए, कोई भी आदमी हो आपके समाज में, आपके घर में, आप अगर उनकी भलाई करोगे, आपके क्लास में भी ऐसे होंगे, अगर आप उनको कुछ अच्छा कहेंगे तो जब वो अच्छा हो जाएंगे, अभी तो आपके दोस्त हैं, अभी आप उनका हेल्प कर रहे हो, जब वो अच्छा हो जाएंगे तो क्या होगा? वो आपका ही विरोध करेंगे, आपको ही पहले परेशान करेंगे, आपको ही हानि पहुंचाएंगे। तो ही बात लेंज का नियम कहता है। लेंज का नियम यह कहता है कि कोई भी विद्युत वाहक बल, जो आपका विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा वही होती है, या प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। बात समझ में आई? और जो लेंज का नियम है, यह लेंज का नियम जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। यह लेंज का नियम, आप इसे नोट करके लिख लीजिएगा। लेंज का नियम, लेंज का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। लेंज का नियम कहाँ पे उपयोग किया जाता है? लेंज का नियम जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने में किया जाता है। पहली पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लेंज का नियम, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है प्रैक्टिकल में कि लेंज का नियम कहाँ पे यूज किया जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। तो लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है उसकी दिशा सदैव वही होती है, वह जो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। लेंज का नियम क्या कहता है? बोलिएगा सभी लोग मेरे साथ, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा जो होती है इस प्रकार होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। बात समझ में आई? लेंज का नियम क्या है? बात समझ में आई? तो आप स्टेटमेंट लिखिएगा, समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट क्या है? किसी भी परिपथ में, किसी भी कोई भी परिपथ में, किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा
बात समझिएगा सभी, किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारण की विरोध करती है। देखिए बात समझिएगा सभी लोग, स्टेटमेंट लिखिएगा क्या, किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, सदैव ऐसी होती है। देखिए मैं इतना स्लो क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप समझते चले, स्टेटमेंट के एक एक शब्द को देखते चले। किसी परिपथ में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, वह उस कारण का विरोध करती है, कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। कि ऐसी होती क्या है, सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। देखिए इतना उछल कूद कर इधर उधर हट कर पढ़ाने का एक ही मकसद है कि आपको समझ में आए, आप ध्यान दें इधर, आप 100% कंसंट्रेशन से रहें। मैं इस डिफिनीशन को 30 सेकेंड में लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको लिखने में 1 से 1.5 मिनट लगाया। मैं जानता हूं आज समय लग रहा है, लेकिन कल जब आप अपने से लिखने लगेंगे तो आप 30 सेकेंड में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर से समझिएगा क्या होता है लेंज का नियम, क्या होता है उनका स्टेटमेंट। किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं क्या होती है, उत्पन्न होती है। बात समझ में आ रही है सभी को डिफिनीशन, कि किसी भी परिपथ, कोई भी परिपथ है, वह प्रेरित धारा हो चाहे प्रेरित विद्युत वाहक बल हो, उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है जिसके कारण कि वह स्वयं उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, तो इस स्टेटमेंट को आप लोग लिखोगे कमेंट बॉक्स में, एक बार लिखोगे, जरा लिखो सभी लोग कमेंट बॉक्स में। लिखो सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में। यह है आपका लेंज का नियम, ठीक है। समझ में आया सभी को? ये बातें समझ में आ रही है सभी को? लेंज का नियम क्या? किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है जिसके कारण वह स्वयं उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। सीधी सी बात है, इनका नियम ये कि कोई भी आदमी उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। अब उसकी दिशा क्या होगी? उसी कारण का विरोध करेगा जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होगा। यहाँ पे विरोध की बातें होंगी। किसकी बात होंगी? विरोध की बातें होंगी। किसकी बात होंगी? विरोध की बातें होंगी। ठीक है, इतना तक आप लोगों को समझ में आया है कि प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? वह उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होगा। अब मैं आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, ये आपका एक कुंडली है। ठीक है, यहाँ पर एक तार लगा हुआ है इस तरह से, और इसमें पहले धारा ऐसे बह रही है। जब अगर धारा ऐसे बहेगी, ऐसे, तो हमेशा यार ध्यान देना कि अगर धारा इस तरह से बहेगी तो आपको देखिए, ये आपका दायां हाथ है, इस दायां हाथ को ऐसे मोड़ना पड़ेगा, इस तरह से ऐसे मोड़ना पड़ेगा। तो ये अंगूठा जो है हमेशा नॉर्थ पोल को डिसाइड करेगा। ये आपकी किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको एक प्रकार का ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे एक दिन थोड़ा सा आश्चर्य हो रह गया जब आपके बोर्ड एग्जाम में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए मैं इस कंसेप्ट को समझाना चाहता हूँ। आप सभी लोग समझ जाएंगे, लेकिन मेरे बातों को सुनेंगे ध्यान से तब। ठीक है,
अगर ध्यान देना सभी लोग, अगर धारा ऐसे बढ़ रही है तो ये अंगूठा जो है ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल को दर्शाएगा। बात समझना, अगर धारा यहीं पे, यही आपका एक राउंड है और धारा यहाँ पे इस तरह से बढ़ रही है उल्टा इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे होगी, मतलब इस तरह से जाएगा तो ये आपका नॉर्थ पोल होगा, ये आपका साउथ पोल होगा। बात समझ में आ रही है? अगर धारा ऐसे बह रही है तो ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, यानी ये अंगूठा हमेशा नॉर्थ पोल को दर्शा रहा है। ये अंगूठा किसको दर्शाएगा? नॉर्थ पोल को दर्शाएगा, नॉर्थ पोल को दर्शाएगा, नॉर्थ पोल को दर्शाएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल को दर्शाएगा। ये अंगूठा हमेशा नॉर्थ पोल को दर्शाएगा। बात समझ में आ रही है? ये अंगूठा हमेशा नॉर्थ पोल को दर्शाएगा। यहाँ पे धारा ऐसे बह रही है, हम इसको ऐसे बंद करें तो ये नॉर्थ पोल को दर्शा रहा है। यहाँ पे धारा ऐसे बह रही है, या इसको बंद कर रहा हूं तो ये नॉर्थ पोल को दर्शा रहा है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? बात समझ में, एक बार कमेंट करो सभी लोग, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट तरीके से इसे समझिए सभी लोग। ये कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, मुझे मालूम है, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए मैं इसको समझा रहा हूँ। हो सकता है वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे, या भी जब मैं अंसाल की क्वेश्चन कराऊँ तो आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो बात समझना सभी लोग, यहाँ पे अगर धारा ऐसे भरी तो हम ऐसे मुट्ठी को बंद कर लेंगे, अंगूठा इस साइड आएगा तो यार नॉर्थ, बाकी बचा हुआ साउथ। अगर ऐसे भरी तो इसको मुट्ठी को बंद करेंगे, इधर नॉर्थ इधर साउथ। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान देना सभी लोग। इसको हम रब करते हैं, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। ये आपका समझ लीजिए, ये आपका एक चुंबक है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, यहाँ पर एक वलय है, इस तरह से है। अभी आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम मैंने नहीं बताया, अभी मैं लेंज के नियम पर आधारित क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये ध्यान देना सभी लोग, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आपको पढ़ाई उससे करना चाहिए जो अपडेटेड रह के न्यू क्वेश्चन को ध्यान दे, और यही क्वेश्चन आपका लुटिया बटोरती है ना, जान लेना, ध्यान देना। ये आपका ये चुंबक है, एक मिनट, चुंबक को हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना दूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। ठीक है, ये चुंबक है, एक तो ये कंडीशन है। यहाँ पर हम क्या करें, चुंबक को इसके पास ले जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन सेम यही है, दूसरा कंडीशन को अभी नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये वाला करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, और सामने इसी तरह से आपका वलय रखा गया है। अब जरा बताइएगा, ये भी इसके पास ले जा रहे हैं, जरा बताइएगा, जरा बताइएगा सभी लोग, जरा बताइएगा, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि जब इस चुंबक को इसके पास ले जा रहे हैं, जब पास ले जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा ना। अरे चुंबक को आगे पीछे करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, सीधी सी बात है। अगर हम चुंबक को इसके पास ले जाएं, या कुछ लोग कमेंट करते हैं सर इस वलय को इसके पास में लेकर आए, हमेशा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। बात समझना, चाहे हम ये वलय है आपका, चाहे इसको इसके पास ले जाएं, चाहे इसको इसके पास ले जाएं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और दोनों दिशा में, दोनों कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन जब हमने इस, ये आपका वलय है, इस वलय को इसके पास लेकर आया तब, सेकेंड कंडीशन जब इस चुंबक को इसके पास ले गया तब, दोनों कंडीशन में यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और दोनों कंडीशन में यहाँ पे प्रेरित विद्युत धारा बहेगी, दोनों के दोनों कंडीशन में। ठीक है, अब बात यह आती है सर प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, आप इस लेंज के नियम से बता दीजिए मुझे। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा था, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा था कि चुंबक इस वलय के पास लेके जा रहे हैं जिसका नॉर्थ पोल वलय की साइड है, तो जरा मुझे बताइए कि इस नॉर्थ पोल के कारण इसमें यहाँ पे जो धारा उत्पन्न हो रही है उस धारा की दिशा क्या होगी, दक्षिणावर्त या वामावर्त, ये पूछा गया था। और ये तभी आप बता पाएंगे जब इस लेंज के नियम के कंसेप्ट को दिमाग से समझेंगे तब। अब मैं समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ, थोड़ा पानी पी ले, उसके बाद चलते हैं समझाने पर, और आप लोग समझोगे। आप लोग भी पूरा कंसंट्रेशन इधर देना, उसके बाद आप खुद निकालने लगोगे। अब ध्यान देना सभी लोग, ये चुंबक जो है इसके पास जा रहा है, तो इस चीज चुंबक के कारण इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो जरा सोचना दिमाग से, जब ये चुंबक का नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा है, नॉर्थ पोल इसके पास जाएगा, तो जरा बताइए यहां पे कौन सा पोल उत्पन्न होगा। अरे बताइए सभी लोग, ऐसा पोल उत्पन्न होगा जो इस नॉर्थ पोल का विरोध करे, क्योंकि यहां पर सीधी सी बात है, किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक की दिशा सदैव ऐसी होती कि वह उस कार्य का विरोध करती है जिससे कार्य वह स्वयं उत्पन्न होती है। अब जरा सोचिए, जरा
ये जो यहाँ पे या आपका चुंबक इसके पास लेके जा रहे हैं, तो चुंबक के कारण बात समझिएगा सभी लोग, चुंबक के नॉर्थ पोल के कारण ही यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी ना। नहीं समझ में आया सभी को? नहीं समझ में आया आप लोगों को? फिर से समझिए, जब हम इसके नॉर्थ पोल को इस वलय के पास लेके जा रहे हैं या इस वलय को नॉर्थ पोल के पास लेकर आ रहे हैं, दोनों में कंडीशन एक ही बात है, चाहे इसको इसके पास जाइए चाहे ये आपके पास आए, दोनों में सब पास में ही आएंगे। सीधी सी बात है, चाहे वो क्या होता है, गरसा बकरे के सर पे पड़े या बकरे का सर गरसे पे पड़े, कटेगा हमेशा बकरा का सर ही। बात समझ में आ रही है? गरसा कभी नहीं कटेगा, चाहे गरसे से आप बकरे के सर पे डालिए या बकरे के सर को ही पटक दीजिए गरसे पर, तो किसका सर कटेगा? गरसे बकरे का। तो वही बात मेरी कहने का मतलब है, चाहे आप इस चुंबक को इस वलय के पास लेके जाएं, चाहे इस वलय को चुंबक के पास लेकर आए, दोनों कंडीशन में यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको इस वलय में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है, इसी धारा की दिशा को आपसे बताना है, दक्षिणावर्त होगा या वामावर्त, यही आपको बताना है। यही बात मैं आपको दोबारा रिपीट किया, यानी इस चुंबक के कारण यहाँ पे जो धारा उत्पन्न हो रहा है, उस धारा की दिशा आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे आप धारा की दिशा? किस नियम की सहायता से? आपको इतना पता है कि लेंज का नियम ये कहता है कि यहाँ पे जो धारा उत्पन्न होगा ना, वो उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न होगा। तो जरा सोचना, इस चुंबक को इसके पास हम लेकर आ रहे हैं, तो वह इस चुंबक के आने का विरोध करेगा, क्योंकि चुंबक के कारण ही यहाँ पे धारा उत्पन्न हो रहा है ना, चुंबक के नॉर्थ पोल के कारण ही यहाँ पे धारा उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो वलय है, इस चुंबक के नॉर्थ पोल का विरोध करेगा। नॉर्थ पोल का विरोध कैसे कर सकता है? अगर यहाँ पे साउथ पोल उत्पन्न कर दे तो नॉर्थ पोल का विरोध होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? साउथ नॉर्थ ये तो आपस में चिपक जाएंगे ना, पास आ जाएंगे, तो नॉर्थ पोल का विरोध नहीं होगा। नॉर्थ का पोल का विरोध कब होगा? जब यहाँ पे नॉर्थ पोल उत्पन्न हो जाएंगे। अभी आपको मैंने बताया, यह अंगूठा हमेशा नॉर्थ पोल की साइड में रखकर ऐसे घुमा दें तो इधर आपका साउथ पोल हो जाएगा। सीधी सी बात, ये नॉर्थ पोल होगा, और इसको जब हमने ऐसे घुमाया तो यहाँ पे क्या, ऐसे घुमाया तो यहाँ पे धारा की दिशा क्या हो जाएगी? ऐसे, ये धारा की दिशा हो जाएगी। और ये धारा की दिशा क्या? ऐसे धारा की दिशा हो जाएगी। यहाँ की कंडीशन में समझना सभी लोग, यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर इस साउथ पोल के कारण उत्पन्न हो रही है, और ये साउथ पोल के कारण ही उत्पन्न हो रही है, क्योंकि साउथ पोल इसके पास जा रहा है, तो साउथ पोल के आने का विरोध करेगा। और जरा सोचना, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाएगा तो क्या इसका विरोध करेगा? नहीं करेगा। ये तो इसको बुलाएगा, आकर्षित करेगा। विरोध तभी होगा जब यहाँ पे साउथ पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा। जब साउथ पोल हो गया तो इसका विरोध कर रहा है। जब यहाँ पे साउथ पोल हुआ तो सीधी सी बात है यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। जब सीधी सी बात है, अंगूठा को नॉर्थ पोल के साइड में रखिए और इसको इसे घुमा दीजिए। जब घुमाएंगे तो बाहर की ओर इस तरह से धारा बहेगी, जस्ट इसका उल्टा धारा बहेगी। तो धारा की दिशा निकाल लोगे ना आप ऐसे क्वेश्चंस में। आपको यह सोचना है कि कौन सा पोल पास में जा रहा है, उसी पोल का विरोध करेगा, उसी पोल का विरोध करेगा वो, उसी पोल के विरोध में वहां पे ध्रुव उत्पन्न होगा। जब ध्रुव उत्पन्न हो गया तो हमेशा अंगूठे को नॉर्थ पोल की साइड रखकर हाथ को घुमा देगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल इस साइड, इसको रख के ऐसे घुमा दिया, इसको रख के ऐसे घुमा दिया। पॉइंट सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा समझ में। कोई भी लेंज का नियम इतना लंबे में नहीं बताता। मैं चाहता तो इतना स्टेटमेंट निकाल कर लिखा के चल देता, लेकिन मुझे मालूम दोबारा मुझे नहीं पढ़ाना है, एक ही बार में आपको समझा देना है। आपको जब भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लेंज का नियम हमसे ही पढ़ेंगे, मुझे मालूम है। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं तो आप समझिए सभी, ध्यान दीजिएगा। अब हमने क्या किया, यही चुंबक बनाया, जाने दीजिए, इसी को रहने दीजिए। नहीं, एक नया बना लेने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है। और ये है आपका एक वलय, ठीक है। और चुंबक को अब इसके पास नहीं ले जा रहे हैं, चुंबक को इस वलय से दूर ले जा रहे हैं, चुंबक को इस वलय से दूर ले जा रहे हैं। जब दूर ले जाएंगे तब पर भी धारा उत्पन्न होगा। सीधी सी बात है, चुंबकीय फ्लक्स में थोड़ा मोड़ा परिवर्तन तो होगा ही ना। पास यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से दूर ले जाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो यहाँ पे धारा उत्पन्न होगा। जब जो भी धारा उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी, यह आपको ज्ञात करना है। अब जरा सोचिए दिमाग से, इसको दूर ले जा रहे हैं तो कौन दूर ले जाने का विरोध करेगा? अगर नाथ अगर यहाँ पे उत्पन्न होता तो नाथ
तो इसको खुद ही ढकेलता। अब दो नॉर्थ पोल को ले जाएंगे, नॉर्थ वाला खुद ही दूर भागेगा, कहेगा जा 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 जा, धक्का मारेगा। जब ये इसके पास आएगा तो ये अपने आप दूर भागेगा। तो ये दूर भागने का विरोध तो नहीं कर रहा, या और दूर भगा रहा है, उसका सहयोग कर रहा है कि तू भाग जाए यहाँ से। ये तभी और तभी ये इसका विरोध करेगा जब यहाँ पे साउथ पोल होगा। अब साउथ पोल होगा तो क्या होगा, ये साउथ पोल होगा, इसको बुलाएगा, लेकिन ये दूर जाएगा। यानी सीधी सी बात है, ये नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। तो हमने ये समझ में आया, आपको बात नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझिए सभी, फिर से समझिए। इस कंडीशन में क्या था, ये नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा था, तो इस नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। तो नॉर्थ पोल के विरोध करने वाले पोल को हमने यहाँ पे बुलाया। कौन पोल कर रहा था, नॉर्थ पोल ही कर रहा था। इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो नॉर्थ पोल है, बात समझिएगा सभी लोग, ये जो नॉर्थ पोल है इसके कारण ही, ध्यान दीजिए सभी लोग, इधर ध्यान दीजिए, यह जो नॉर्थ पोल है, यह जो नॉर्थ पोल है इसके कारण ही यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। लेकिन क्यों, क्योंकि यह नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल के कारण ही यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। इस नॉर्थ पोल के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है ना, यही नॉर्थ पोल के कारण हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। तो कौन सा ऐसा पोल यहाँ पे पैदा होगा जो नॉर्थ पोल के दूर जाने का विरोध करेगा। जरा सोचिए कौन सा पोल ऐसा है जो इस नॉर्थ पोल को दूर जाने का विरोध करेगा। सोचिए जरा दिमाग में, साउथ पोल ही हो सकता है, साउथ पोल ही हो सकता है, क्योंकि साउथ पोल इसको पास बुलाएगा, लेकिन ये दूर जाएगा, तो दूर जाने का विरोध करेगा। साउथ पोल इसको पास बुलाएगा, आकर्षित करेगा, लेकिन ये नॉर्थ पोल खुद दूर भागेगा। तो साउथ पोल क्या है, इसको पास बुला रहा है, लेकिन नॉर्थ पोल क्या है, दूर जा रहा है। जब ये साउथ पोल हो गया तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, जब ये नॉर्थ पोल है तो अंगूठा इस साइड रख के इसे घुमा देंगे तो बाहर की ओर यहाँ पे धारा बह जाएगी। तो ये धारा निकालने आपको समझ में आया, धारा निकालने समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, आ जाएगा, ठीक है। ये होता है। अब हम प्लेमिन के बाएं हाथ का नियम पढ़ते हैं। आप हेडिंग करिएगा, प्लेमिन के बाएं हाथ का नियम, दोनों इसी एक चीज से संबंधित है, ठीक है। आप लोग प्लेमिन के बाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको मैं प्लेमिन के बाएं हाथ के नियम के लिए हम प्लेमिन का हाथ दिखा दें आपको। ये आपका प्लेमिन का हाथ, ये ध्यान देना, यहाँ पे देखिए, ये जो आपका मैंने बताया आपको, ये सभी चीजें यहाँ पे दी गई है, ध्यान देना। यहाँ पे ये प्लेमिन का बाएं हाथ का नियम है। इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। प्लेमिन के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है, मैं प्लेमिन के बाएं हाथ के नियम को हम लोग क्या समझते हैं, FBI से समझेंगे। आप लोग CBI सुने होंगे, ये इंडिया का जो जांच एजेंसी है, CBI का नाम सुने होंगे आप लोग। ये जो है अमेरिका का जांच एजेंसी है, FBI। और FBI से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं प्लेमिन के दाएं हाथ का नियम। और ये ट्रिक मेरा है, मैं खुद इसको बनाया था, ठीक है। FBI से हम क्या करेंगे, अब अपने दाएं हाथ को तीनों उंगलियों को इस तरह से, ध्यान देना, एक मिनट दिखाई दे रहा है, इस तरह से तीनों उंगलियों को लंबवत करेंगे। जब लंबवत करेंगे तो FBI करेंगे। F मतलब फोर्स, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, I मतलब प्रेरित धारा। सिंपल है। अगर तीनों उंगलियों को हम एक दूसरे के लंबवत करें, जैसे आपको फिगर में दिया है, आप बात समझिएगा, जैसे आपको फिगर में दिया है उसी तरह से तीनों उंगलियों को अगर हम लंबवत करें तो इस तरह से, तो यहाँ पे ये F हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये I हो जाएगा। मैं अंगुलियाँ यहाँ पे बना नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, FBI। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हाथ पे हम यहाँ पे इसको F लिख सकते हैं, इसके B लिख सकते हैं, इसे I लिख सकते हैं, ठीक है। FBI समझ रहे हैं, देखिए दिखाई दे रहा है, FBI। तो ये FBI से आप याद सकते हैं। F से मतलब फोर्स, F का मतलब क्या है, फोर्स, बल। B का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और I का मतलब क्या, धारा। आप इसे कभी नहीं कंफ्यूज होंगे। प्लेमिन के दाएं हाथ के अनुसार क्या होता है, अगर तीनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत रखा जाए तो अंगूठा उस मतलब इलेक्ट्रॉन का लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा, जो भी आपका चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन हो रहा है या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण बल को परिवर्तन करेगा, ठीक है, प्रदर्शित करेगा। बी क्या, उस चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में इसको बताएगा। और आई क्या है आपका, आई क्या है आपका, आई आपका
ये तर्जनी उंगली आई की दिशा को बताएगा। तो ये बल की दिशा को बता रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, ये धारा की दिशा को बता रहा है। तीनों एक दूसरे के लंबवत इस तरह से, ये बल की दिशा को, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, और ये धारा की दिशा को। इसे आप लोग एफ बी आई से प्रदर्शित कर सकते हो। अंगुली को ऐसे रखना, एफ कर देना, बी करना आई। एफ से मतलब फोर्स, बी से मतलब मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र, और आई से मतलब करंट, धारा। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपको अगर पढ़ना है तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है दाएं हाथ के तर्जनी अंगुली अंगूठे अंगुली को चित्रानुसार फैलाएं तो ताकि ये एक दूसरे के लंबवत रहें। तब तर्जनी अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, गति पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। तो केंद्रीय अंगुली जो है वह आपकी प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। यह नियम किसका कहा जाता है? यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहा जाता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ को आप बता सकते हो। अगर तीनों अंगुलियों को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तीनों अंगुलियों को हम इस तरह से लंबवत रखें कि तीनों अंगुलियों के बीच 90 अंश का एंगल बने, तो अंगूठा बल को दर्शाएगा, ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, और ये जो मध्यमा अंगुली है, मध्यम में जो है वो आपका किसको दर्शाएगा? वो प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाएगा। और इसे याद रख सकते हैं एफ बी आई से, एफ बी आई, एफ बी आई। आप 3 बार बोलिए सभी लोग, दाएं हाथ को ऐसे दिखकर बोलिए एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई। ठीक है, हो गया याद? कोई दिक्कत नहीं? अरे बोलो सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? सब चीज़ें याद हो गई? बोलिए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग। ठीक है, अब चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। आपने दोनों नियम पढ़ा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ अभी बाकी है ना, अब एक चीज़ बाकी है अभी, ठीक है। तो आपने फैराडे का नियम पढ़ा और आपने लेंज का नियम पढ़ा। अब आप लोग एक संबंध पढ़िए, उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? चीजें मैं कई बार रिपीट करता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट और पढ़ता हूं, वो पॉइंट क्या है, इधर आइए सभी लोग। अब हम क्या करते हैं, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश के बीच संबंध ज्ञात करते हैं। प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश की मध्य संबंध, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश के मध्य संबंध। हम क्या ज्ञात करते हैं? प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश की मध्य संबंध। एक मिनट, थोड़ा सा काम है, फोन आ गया, क्या बताएं। एक मिनट। समझे? प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश के मध्य संबंध। आपको मालूम है धारा I इक्वल टू क्या होता है? Q/T। ये धारा I इक्वल टू होता है। आवेश परिवर्तन की दर को हम लोग धारा कहते हैं। और अभी अभी आपने पढ़ा कि फैराडे के प्रथम नियम से E इक्वल टू क्या होता है? माइनस डेल्टा φ/Δt। यह आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था आपने। और आप ये भी जानते हैं कि वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है? IR होता है। और ये क्या है? विद्युत वाहक बल। इसे आप ये भी लिख सकते हैं E इक्वल टू IR। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि I इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं कि E/R। ये I इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहाँ से धारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस E का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा φ/Δt कोष्टक में R। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। या आप इसे ये भी लिख सकते हैं I इक्वल टू डेल्टा φ/Δt R माइनस में, ठीक है। ये धारा तथा विद्युत फ्लक्स के मध्य संबंध है। और आपको ये पता है कि क्या पता है? आपको ये पता है कि आवेश Q इक्वल टू क्या होता है? IT होता है। यहाँ से डेल्टा IT हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT। यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू I इंटू
टी हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिखेंगे आई का वैल्यू डेल्टा फाई, यहाँ पे लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी इंटू आर इंटू टी, ये हो जाएगा इंटू क्या टी, ठीक है। अब जरा सोचिएगा, ये टी इस टी से कट जाएगा, दोनों टी ही है ना, ये डेल्टा में वो डेल्टा में नहीं, फिर भी कट जाएगा, आप समझिएगा। क्यू इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा फाई अपान आर, ये भी आपका एक फार्मूला बना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 3 फार्मूला आपके सामने बना, एक तो ये फार्मूला बना है, ये आपका धारा आई के मध्य संबंध बना है, और ये क्या आपका संबंध बना है क्यू के मध्य संबंध। तीनों फार्मूला को लिखिए आप सभी लोग। क्या कैसे निकालें, आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी होता है, आप ई इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी जानते हैं, बी बराबर आई आर होता है, यहाँ पे बी के यहाँ पे ई बराबर आई आर लिख सकते हैं, ई अपान आर इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं, आई का वैल्यू क्या डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी आर हो जाएगा। अब ध्यान देना, आई भी इक्वल टू क्या डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, नीचे आर इस छोटा वाला आर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्यू इज इक्वल टू आई स्मॉल आई टी हो जाएगा, स्मॉल आई टी हो जाएगा। और आई का वैल्यू जो यहाँ पे है, आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू आपने क्या निकाला, ये निकाला, तो आई का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और ये टी जो है इस टी से कट जाएगा, डेल्टा फाई अपान आर, ये आपका क्यू का वैल्यू आएगा। ठीक है, ये पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन ये आएगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, समझिए, इसीलिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों को फार्मूले का आप लिखिए। अब चलते हैं न्यूमेरिकल के साइड। ठीक है, नहीं, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला न्यूमेरिकल है, तीसरा वाला। ठीक है, इसे ट्राई कीजिए सभी लोग। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राई कीजिए। हालांकि काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं, मैं कुछ घर के लिए भी दूंगा ना, क्लास लंबी हो रही है, होने दीजिए, पढ़िए सभी लोग। बस पढ़ेंगे नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी, फिर मत करना सर पढ़ा नहीं रहे हो। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है, पढ़िए सभी लोग। क्वेश्चन ये है कि एक तार का छोटा टुकड़ा घोड़े के नाल के आकार के, मैं नीचे से पढ़ा हूँ, आप ऊपर से पढ़िए। ठीक है, अभी चश्मा सही नहीं हुआ है मेरा ना, मैं तो सोच रहा हूँ चश्मा को निकाल ही दूँ। एक तार का छोटा टुकड़ा घोड़े के नाल के आकार के चुंबकीय ध्रुव के अंदर 2 सेकेंड में गुजरता है, तो 4 × 10⁻³ वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो ध्रुवों के बीच चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो आप बस इतना जानिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हैं, पहले उनका कलेक्शन करते हैं हम लोग। तो ध्यान देना, घोड़े के नाल के अंदर कितने सेकंड के लिए जाता है, 2 सेकंड के लिए जाता है। तो यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू क्या है, 2 सेकंड है, यही ना डेल्टा टी का वैल्यू 2 सेकंड है। अब ध्यान देना, इसके आगे क्या लिखा है। ठीक है, इससे कितने वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ई इज इक्वल टू कितना वोल्ट दिया है आपसे, दिया है 4 × 10⁻³ वोल्ट, 4 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, अब जरा सोचिए कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अभी अभी आपको मैंने फार्मूला बताया, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये फार्मूला बताया था, ये तो फार्मूला लगेगा यहाँ पे। ई का वैल्यू आपसे दिया है और फाई का वैल्यू, यहाँ पे चूंकि प्लस फाई का वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना सभी लोग, फाई इज इक्वल टू क्या आ जाए, ई इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, इसको उड़ा कर दिए, यहाँ पे माइनस डेल्टा फाई हो जाएगा। ठीक है, ई का वैल्यू क्या है, 4 × 10⁻³ है, डेल्टा टी का वैल्यू क्या है, 2 सेकेंड है, डेल्टा फाई हो जाएगा। अब ध्यान देना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 × 10⁻³ ये फ्लक्स, ये आपका हो जाएगा डेल्टा फाई का वैल्यू। तो इसमें कुछ करना था आप सभी के लिए। कौन कहता है मैं फार्मूला पे मैं क्वेश्चन नहीं लगा पाता हूँ न्यूमेरिकल का, बस सीखने का ललक होना चाहिए। इतना फ्लक्स या फिर इतना वेबर भी लिख सकते हो, वेबर ये भी लिख सकते हो। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपके। हाँ, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, मुझे चौथा नंबर क्वेश्चन करना है। और चौथा नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का है, यहाँ पे अवकलन थोड़ा सा करना होगा, बायोलॉजी वालों के लिए दिक्कत होगा। ठीक है, समझिए सभी लोग। दिखाई दे रहा ना क्वेश्चन, नहीं दिखाई दे रहा तो बढ़ा दें इसको। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा ना, पढ़िए क्वेश्चन को।
पढ़िए क्वेश्चन को तो सभी लोग फटाफट क्वेश्चन पढ़िए, जो चीज़ें दिया है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग चीज़ें लिखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा फार्मूला लगेगा। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या है, एक कुंडली के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ निम्न के अनुसार परिवर्तित होता है। फाई का वैल्यू दिया है, फाई का वैल्यू दिया है समय के अनुसार। क्या दिया है फाई का वैल्यू? फाई का वैल्यू दिया है 10t² + 5t, 10t² + 5t, 10t² + 5t। यहाँ पे फाई क्या है? वेबर, मिली प्रति वेबर में। टी क्या है? सेकेंड में। टी इज इक्वल टू 5, यहाँ पे टी इज इक्वल टू आपका वैल्यू है 5 पर विद्युत वाहक बल, यानी ई का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा है। सर ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखिए, जो पहला क्वेश्चन था वह केवल फार्मूले पे रखने वाला था। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है जो कि मैथ का स्टूडेंट सेकेंड में कर ले जाएगा, इन बायोलॉजी वालों को प्रॉब्लम आएगी। तो आपने अभी तक बी ई इज इक्वल टू क्या पढ़ा है? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी पढ़ा है। यही पढ़ा ना आपने? ई इज इक्वल टू यही पढ़ा ना आपने? तो यहाँ पे फाई का यह वैल्यू दिया है, फाई का वैल्यू दिया है और टी बराबर 5 दिया है। तो कैसे ज्ञात करेंगे ये वैल्यू? आपको क्या करना है? इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है। और अवकलन करना बायोलॉजी वालों के लिए बहुत आसान हो, सॉरी मैथ वालों के लिए बहुत आसान होगा। इसको चुटकियों में कर लेंगे, बायोलॉजी वालों के लिए दिक्कत होगा। और आपको एक ही दिन में, मैं एक ही क्लास में अवकलन नहीं समझा सकता, लेकिन यह क्वेश्चन तो समझा सकता हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये फाई का वैल्यू रखेंगे, ई इज इक्वल टू ज्ञात करने के लिए इसका अवकलन करेंगे, यानी d/dt कोष्टक में करेंगे 10t² + 5t। ठीक है, ये करेंगे। अवकलन करने के लिए क्या होगा? देखिए अवकलन में क्या होता है, ये अचर पद है, ये बाहर निकल जाता है, ये अचर पद बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ई इज इक्वल टू हो जाएगा 10d/dt कोष्टक में t², ठीक है, अब प्लस 5d/dt, ठीक है, इंटू टी हो जाएगा। अब ध्यान देना क्या होगा, ध्यान देना सभी लोग क्या होगा। अब ये d/dt जो है, यहाँ पे t² है, इस स्क्वायर को सामने लेके आएगा, ठीक है, सामने लेकर आएगा, इसको सामने लेकर आएगा, 10 × 2 हो जाएगा और बचेगा d/dt, टी बचेगा, ठीक है, d/dt बचेगा, ठीक है। t² था, एक t से t कट जाएगा, केवल एक ही t यहाँ पे बचेगा। बात समझ में आई? यहाँ पे 2 t था, एक तो 2 आगे आया और एक t से t कटा तो एक ही t बचा, ठीक है। प्लस करेंगे 5 करेंगे, 5d कोष्टक में t है, तो ये t दोनों आपस में कट जाएंगे। इसके ऊपर का एक जो है ये सामने आएगा, 5 × 1 हो जाएगा और t से t कट जाएंगे। मैथ वाले मजा मत उड़ाना भाई, बायोलॉजी वालों को सिखाना है कोई ना कोई ट्रिक। मैंने क्या किया, ये जो t² था, ये dt को पहले तो अचर पद इसको बाहर निकाला, इसके बाद ये जो स्क्वायर वाला प्रोडक्ट इसको सामने लाया, t बचा, क्योंकि 2 t था, एक t से t कटा, एक t बचा हुआ है। यहाँ पे क्या था, इसके पावर 1 मानते हैं, एक सामने आया, एक ही t था वो कट गया, ठीक है, वो कट गया। ये क्या बचा, ई इज इक्वल टू क्या हुआ, 10 दूनी 20 t + 5, ये बचा। अब यहाँ पे t का वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे t का वैल्यू क्या है, 5 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पर। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 × 5 + 5, मतलब 20 × 25 100 + 5 105 हो जाएगा, इतना वोल्ट। बस बात समझ में आई सभी को, इतना वोल्ट हो जाएगा। हाँ, बात समझ में आई सभी को? हाँ, -105 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका आकलन किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। 2 ही प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, या तो पहला वाला क्वेश्चन बनेगा या फिर ये इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, या तो वह वाला टाइप बनेगा या फिर यह टाइप बनेगा, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आप देखेंगे PDF में दिया हुआ है। हालांकि ये आपकी थ्योरी क्लास है, फिर भी मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये PDF में अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सभी प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं, आपका ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कहोगे तो मैं इसको भी करा सकता हूँ, ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए सभी लोग। नहीं जाने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 अपने से करिएगा, वैसे ही इतना लंबा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं कभी ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है कि पूछ ले आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे कराना है, एग्जाम्पल नंबर 6। हालांकि जो तेज लड़के हैं वो कर लेना 5 भाई, जिनको आगे तैयारी करनी है, जिनको समझ में आ रहा है कर लेना, जिनको नहीं समझ में आ रहा है डरने की बात नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन कम पूछता है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7 है, 7 है 6 ये था, 5 के बाद 6 कहाँ गया यार,
चलिए 5 के बाद 6 कर लीजिए, 7 करिए, चलिए 7 ही करिए, ध्यान दीजिए 7 पढ़िए। 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 7 पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। 7 पढ़िए, 7 पढ़िए सभी लोग। क्या 7 में 70 फेरों वाला एक कुंडली है, यहाँ पे 70 फेरे हैं, मतलब n का वैल्यू दिया है 70, ठीक है। 70 फेरों वाली एक कुंडली है, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल मतलब a का वैल्यू दिया है क्या, 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर स्क्वायर है, और है 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी बी का वैल्यू दिया आपका क्या, 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये बी का वैल्यू दिया है 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है, यानी थीटा का वैल्यू 90 अंश लंबवत रखा गया है। अब यहाँ पे पूछा है कुंडली के परिपथ में 10 ओम का प्रतिरोध लगा है, आर का वैल्यू दिया है कितना, 10 ओम, 10 ओम। जो चीजें दिया है उसको मैं कलेक्शन कर रहा हूं, यहाँ पे प्रतिरोध लगा है। यदि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स से बाहर निकाला जाए तब प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए तथा प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए तथा प्रेरित आवेश के मान तब भी ज्ञात कीजिए जब कुंडली का तल उसी क्षेत्र के उलट कर रख दिया जाता है। थोड़ा क्वेश्चन पेचीदा है यार, कर लोगे क्वेश्चन? कितने लोग क्वेश्चन को कर लेंगे? क्वेश्चन कितने लोग करेंगे बताइए? चलिए मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए पहला कंडीशन से हम लोग निकालते हैं, जब कुंडली को, देखिए यह आपका चुंबकीय क्षेत्र था लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। यह आपका चुंबकीय क्षेत्र, बात समझिए सभी लोग। इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने ऐसे एक कुंडली रखा था, जब कुंडली को हमने बाहर निकाला तब की कंडीशन में आपका वैद्युत धारा पूछा है, विद्युत आवेश पूछा है। जब इस कुंडली को पलट के रखा तब की कंडीशन में पूछा है। तो पहला कंडीशन, जब कुंडली को हम बाहर निकालते हैं, कब निकालते हैं? जब कुंडली को बाहर निकालते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान देना, यह कुंडली आपका रखा हुआ है, इसको हमने इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो स्टार्टिंग में जो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स था φ1 क्या था, φ1 क्या था आपको मालूम है, B.A यही होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र और इस कुंडली का जो क्षेत्रफल है उसी का गुणनफल होता है। मतलब क्या था, ये आपका 0.2 इंटू 0.6 यानी 0.12, ठीक है। ये होगा आपका, ये वेबर, इतना वेबर होगा, इतना वेबर, ठीक है, इतना होगा। कब? जब कुंडली यहाँ थी, कुंडली को जैसे ही बाहर निकाला, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। जब इसको हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया तो ऐसे करके, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में φ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब φ2 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो आपको मालूम है कि अभी मैंने आपको बताया था Q इक्वल टू होता क्या है, Q इक्वल टू होता क्या है, मैंने आपको बताया था फार्मूला, भूल गया सभी को, डेल्टा फाई अपान आर, n डेल्टा फाई अपान आर, ये बताया था। अब डेल्टा फाई का मतलब क्या होता है, समझते हैं बात आप लोग? डेल्टा फाई का मतलब यही होता है, डेल्टा n φ1 माइनस φ2 अपान आर, यही मतलब होता है। इसको हम लिख सकते हैं, n का वैल्यू क्या है, 70 कोष्टक में 0.12 माइनस 0 अपान आर का वैल्यू कितना दिया है, 10 ओम दिया। ये कट जाएगा, 12 सत्ते 84, 0.84 कूलाम, इतना इसका आंसर आएगा, इतना कूलाम आंसर आएगा। बस फार्मूले पे रखना था,
ये आंसर आएगा। ये कंडीशन कब होगा? जब जब हमने कुंडली को बाहर निकाल दिया। तो दूसरी कंडीशन में क्या था? विद्युत प्लस का मान शून्य हो गया था। अरे बाहर निकालेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र ही शून्य हो जाएगा तो विद्युत प्लस भी शून्य हो जाएगा ना। हाँ, बात समझ में आ रही है सभी को? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ए क्वालिटी का है कि नहीं है? हाँ, अरे सभी को बात समझ में आ रही है? अब हमने क्या किया, इस कुंडली को उठा के पलट दिया। और सीधी सी बात बता रहा हूँ, जब उसको 180 डिग्री पलटते हैं, मैंने आपको बताया था चुंबकीय फ्लक्स जब पढ़ा रहा था, भूल गया दिमाग से ना, तो परेशान हो गया आप लोग। रिवीजन किया करो, इसीलिए मैं कहता हूँ रिवीजन किया करो। नहीं भूल भी जाता तो मैं किस लिए, मैं उसको याद कराऊंगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब इसको पलटते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का φ2 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जब इसको पलटते हैं, इसी के अंदर रख के इसको पलट देते हैं, तो पहले जो 0.12 वेबर था अब वो -0.12 वेबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? जब ये सीधा था तो 0.12 वेबर था, अब इसको पलट दिया हमने तो -0.12 वेबर हो जाएगा। जब ये सीधा था तो 0.12 वेबर था, अब इसको जब हमने पलट दिया तो -0.12 वेबर है। सीधा था तो 0.12 वेबर था, इसको पलटा हमने तो -0.12 वेबर हो गया। उल्टा हो गया तो मतलब माइनस हो गया। तब इस कंडीशन हमने चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। दोनों कंडीशन था। पहला कंडीशन क्या था, जब चुंबकीय को बाहर निकाला, जब चुंबकीय को बाहर निकाला था हमने कुंडली को, तो यहाँ पे क्या था, 0 हो गया था मान। अब जब इसी के अंदर रख कर इसको पलट दिया तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री पलटने का मतलब क्या, प्लस से माइनस हो जाएगा। जब प्लस से माइनस होगा तो यहाँ पे क्या, φ2 का वैल्यू जो हमने 0 रखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -0.12 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे और कंडीशन हो जाएगा। ऊपर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए ये क्या होगा, 70 0.12 प्लस हो जाएगा 0.12 अपान 10 हो जाएगा। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 × 0.24 हो जाएगा। ठीक है, 0.2, 7 को 28 को 8 आता है 2 और देखिए 7 दूनी 14, 1 14 2 16, 1.68 वेबर, 1.68 कूलाम। बात समझ में आ रही है? जब हमने इसको पलटा तो φ2 का वैल्यू माइनस हो गया। जब हमने सीधा रखा था तो φ2 का वैल्यू क्या था, इतना था। जब इसको बाहर निकाला था तो φ2 का वैल्यू 0 था, जब इसको पलट दिया तो माइनस में हो गया। समझ में आ रही है पॉइंट? समझना चाहिए आप लोगों को, समझने वाली चीजें हैं। ये ऊपर दिखाई नहीं दे रहा आपको ना, एक मिनट इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब दिखाई तो दे रहा है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब दिखाई दे रहा है ना, अपने हाथ में सब कुछ है, अपने इस हाथ में सब कुछ जादू है। क्वेश्चन को जैसे चाहूंगा वैसे उल्टा दूंगा, पलटा दूंगा, छोटा कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा। ठीक है ना? अब इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 8, इसके नीचे काफ़ी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हूँ और इसी तरह से सब लगाने हैं। अगर आपको समझ में आ जाते हैं अभी भी तो ठीक है, आगे मैं न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ। ठीक है, उसमें भी ये सभी न्यूमेरिकल कराऊंगा। 8 क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कंडीशन आपको बताया था कि इसके पास जाएगा, उल्टा होगा, ये पूरे कंडीशन यहाँ पे है। वामावत दक्षिणावत आपको मैंने सिखाया था ना, सिखाया था ना, दूर जाने की स्थिति, पास जाने की स्थिति। ये पॉइंट मैंने आपको सिखाया ही था, कब दक्षिणावत होगा, कब बाहर की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रायोगिक है, वैसे एग्जाम में कम पूछता है, केवल एक बार ऑब्जेक्टिव रूप में 1 नंबर का पूछा था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अब आपको ये पढ़ना है क्या, गतिमान विद्युत वाहक बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या, प्रेरित विभवांतर क्या होगा, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इजी है, अभी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आज ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। इसके बाद हम ये टॉपिक कंप्लीट होते ही हम लोग को 100 प्रेरित तो पढ़ना होगा। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं हम लोगों को 100 प्रेरित तो पढ़ना होगा। ये सभी न्यूमेरिकल तो आप लोगों को कंप्लीट थे ना, आ रहे थे ना न्यूमेरिकल्स, कोई दिक्कत तो नहीं था। और जिनको नहीं समझ में आया एक बार और रिपीट कर लेंगे।
अब ध्यान देना सभी लोग, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि आपको समझाऊं कि यहाँ पे जो आगे फार्मूला आता है E इज इक्वल टू VBL वाला, वह फार्मूला कैसे आता है ये समझाऊं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको फार्मूला बता दूं, आप रट लो और आगे की क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछता ही नहीं, ठीक है। ये वाला डेरिवेशन, इसके अगला वाला डेरिवेशन पूछता है, जब ये आगे हम एक और डेरिवेशन वो पूछेगा आपसे, लेकिन ये नहीं पूछता है। तो हमें क्या करना चाहिए बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आप सभी लोग हमें करना क्या चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए, या फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल बता देना चाहिए फार्मूला बताकर। मैं तब तक स्याही भर लेता हूँ। ना बताइए हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हाँ हमें क्या करना चाहिए बताइए। चलिए हम समझाने की कोशिश करेंगे, वो भी एक बार, जिन्हें नहीं समझ में आएगा वो खुशी होंगी कि मुझे नहीं समझ में आया, अब मैं फार्मूला लगा के क्वेश्चन आगे बढ़ूंगा, ठीक है। एक बार मैं समझाऊंगा। यहाँ पे बात क्या है, आप हेडिंग करिएगा क्या, गतिमान विद्युत वाहक बल, गतिमान विद्युत वाहक बल, क्या गतिमान विद्युत वाहक बल। अब मैं एक बात बताऊं, यहाँ से एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई एरोप्लेन ऐसे जा रहा है तो एरोप्लेन के दोनों सिरों पे कैसा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसका मान ज्ञात कीजिए। ट्रेन ऐसे जा रही है, ट्रेन के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका मान ज्ञात कीजिए। ये और इससे पहले वाला चैप्टर जो था क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र, उसको जोड़कर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं बनते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल में बनते हैं, बोर्ड एग्जाम में नहीं बनते हैं, ठीक है। तो अल्फा कंपटीशन एग्जाम चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, समय पे बताएंगे आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आज पहले बोर्ड की तैयारी कर लेते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे मुझे क्या समझाना है, ये आपका, इसे लिखिएगा मत, ठीक है, बस समझिएगा सभी लोग। इसका क्या मतलब, कटपिट कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब बताइए। सर आपका दिमाग सटक गया है, पढ़ाते पढ़ाते आपका दिमाग आउट ऑफ कवरेज हो गया, इसलिए आप बोर्ड पर कटपिट कर रहे हो कि मुझे नहीं पढ़ाने का मन कर रहा। कुछ लोग यही सोचेंगे, होंगे कुछ लोग नए स्टूडेंट, कितने लोग ऐसा सोच रहे थे बताइए जरा। कटपिट करने का मतलब ये कितने लोग सोच रहे थे, ऐसा मत करना। मैंने आपको बताया था कटपिट का मतलब क्या है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की दिशा में, हमने क्या किया यहाँ पर इस साइड ऐसे ऐसे जो है ना, ऐसे ही एक छड़ रख दिया, यहाँ इस तरह से छड़ रख दिया, और इस छड़ को इस दिशा में हमने v वेग से गति कराने लगा। बात समझ में, ये चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पे हमने इस छड़ को रखा और छड़ को इस दिशा में हमने गति कराने लगा। समझिएगा सभी लोग, फिर समझिएगा सभी लोग, यहाँ पे अब समझिएगा सभी लोग। तो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बी है, क्या है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका बी चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका बी है, ठीक है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे क्या है, बी है, और ये भी वेग से गति कर रहा है, और इसकी लंबाई जो है ये क्या है, यल है, ठीक है, इसकी लंबाई जो है यल है, ठीक है, इसकी लंबाई जो है यल है, ठीक है। और साथ में
इस पे क्या है, Q आवेश है। कितना आवेश है, मान लेते हैं Q आवेश है इसमें, ठीक है, Q आवेश है। जरा सोचिएगा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो कार्य करने वाला बल क्या होगा, F M मैग्नेटिक क्या होगा, Q V B, यही होगा साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होगा, सोचिएगा ये ऐसे गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, ये गति ऐसे कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, बात समझ में आ रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र इसके बोर्ड के नीचे अंदर की तरफ है, गति इस साइड में कर रहा है। तो जरा सोचिएगा इन दोनों के बीच का जो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 अंश होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये साइन थीटा का वैल्यू साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, जिसको हटा ही देते हैं। क्या जरूरत रखने की, क्या जरूरत रखने की, इसको हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा ही देते हैं, यहाँ पे रखने की क्या जरूरत है, क्यू भी साइन थीटा ये होगा। अब जरा सोचिएगा इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, मतलब ये यहाँ पे क्यू भी साइन थीटा के समय हम लोग आपको एक दिशा निकालने की तरीका बताए थे ना, बताए थे कि नहीं बताए थे। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम वाला, इसमें मैं आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, ये चुंबकीय ये आपका क्या, ये आपका जो चालक है उसकी दिशा को दर्शाता, तो ये आपका क्या ऊपर वाला आपकी जो धनावेश है उसकी दिशा को दर्शाएगा। ये भी नियम आपको बताया था, मैंने बताया था ना ये नियम। तो यहाँ पे धनावेश की दिशा को ये बताएगा, धनावेश की दिशा को दर्शाएगा। तो ऊपर की साइड यहाँ पे आपकी जो धनावेश है बल के कारण ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे धनावेश, ये धनावेश आ गए। तो जो ऊपर धनावेश है तो नीचे ऋणावेश चला जाएगा, ठीक है। अब जरा सोचना, ये धनावेश ये ऋणावेश एक बैटरी का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक बल तो ऊपर की साइड लग रहा था, Fm, ये बल ऊपर की साइड लग रहा है धनावेश की दिशा में, और यहाँ पे एक विद्युत बल भी उत्पन्न हो जाएगा जो कि Fe हो जाएगा, Fe इसकी दिशा नीचे की तरफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Fm बल ऊपर की था, ऊपर की तरफ था, और यहाँ पे Fe एक बल उत्पन्न हो जाएगा, Fe एक बल उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा नीचे की तरफ है। Fm बल ऊपर की तरफ था, Fe दिशा जो होगी वह नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर होगी, जिसका वैल्यू क्या होगा, Fe दिशा नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर, इसका वैल्यू क्या होगा, E और F होगा, ये होगा ना, इसका वैल्यू तो E होगा, EF। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, QF होगा, QE होगा, एक मिनट, QE होगा, ठीक है, ये होगा ना QE, ये होगा QE कि नहीं होगा। अरे यार जो बल था F Q भी साइन थीटा, ये बल था, और वैद्युत बल Q इंटू E होगा, F अपान Q बराबर E था ना, ये आप जानते हो, F अपान Q बराबर ये आप जानते हो। यहाँ पे बल F इक्वल क्या होगा, QE, ये होगा, यही होगा ना बल। तो वही तो मैंने लिखा हूँ, यहाँ पे दो प्रकार की बल लग रही, एक तो विद्युत बल ऊपर की साइड लग रहा है, कैसे मैंने पता किया, इस दाएं हाथ के नियम से पता किया, बल ध्यान देना, इस तरह से, ऐसे क्या, इस तरह से ऐसे गति कर रहा था, ये आपका क्या था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी, यह आपकी गति की दिशा थी, तो बल ऊपर की ओर लग रहा था। तो सभी जो धनावेश होंगे वह ऊपर चले जाएंगे, ऋणावेश नीचे चले आएंगे। आप अगर वह चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, रिवीजन नहीं किए होंगे, तो ये नहीं समझ में आएगा। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, तो रट लेना, नहीं समझ में आ रहा तो रट लेना, ये एग्जाम में पूछेगा नहीं क्यों कैसा हो रहा है, आगे एक फार्मूला आएगा, वही फार्मूला पे न्यूमेरिकल बनेगा, और न्यूमेरिकल ही आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ध्यान देना, Fe इक्वल टू क्या, Q इंटू E हो जाएगा, Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा, और Fm इक्वल टू क्या, QVB साइन थीटा हो जाएगा, QVB हो जाएगा। अरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में तो क्या होगा, दोनों बराबर होगा, Fe इक्वल Fm, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे QVB इक्वल टू QE हो जाएगा। ध्यान देना सभी लोग, ये आपका दोनों कट जाएगा, तो क्या होगा, VB इक्वल टू E हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, VB इक्वल टू E हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो सर, क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं बताइए, क्या जानते हैं हम लोग, आप लोग ये जानते हो कि E इक्वल टू होता है क्या, E इक्वल टू V अपान L, ये V को मान लो विभवांतर E लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल E अपान L, V को विभव लिखते हैं, यहाँ पे E लिखेंगे, ठीक है, विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, क्या हो जाएगा, E के स्थान पे हम लोग V अपान E लिखेंगे, VB इज इक्वल टू E अपान L, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, VLB इज इक्वल टू E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, VLB इज इक्वल टू E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हो जाएगा ना, ये VLB इज इक्वल टू E हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए।
बी एल बी इज इक्वल टू ई हो जाएगा। ये तो हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। ये आपकी विद्युत वाहक बल का वैल्यू हुआ, यही आपको याद करना है, विद्युत वाहक बल। ये आपका विद्युत वाहक बल का वैल्यू है। यहाँ पे बी क्या है? वेग है। यह क्या है? लंबाई है। और बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र है। बी क्या है? वेग है। यल क्या है? लंबाई है। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। समझ में आया सभी को? यही आपको याद रखना है, यही आपको याद रखना है। और आपको मालूम है क्या, आई इज इक्वल टू क्या होता है? बी अपान आर होता है। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई अपान आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी यल बी अपान आर। ये आई का वैल्यू रखेंगे, ठीक है, बात समझ में? ये आई का वैल्यू रखेंगे। आई इज इक्वल क्या? बी एल बी अपान आर। ये आई का वैल्यू हो जाएगा, बी एल बी अपान आर। ये आई का वैल्यू हो जाएगा ना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। पटरियों पे जब ट्रेन दौड़ती हैं तो ट्रेन के दोनों सिरों के बीच विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है वो कटता है। अब बात समझना, जब पटरी है, जब आपका ये ट्रेन है, कोई ट्रेन ऐसे ऐसे पटरियाँ बिछी होती हैं, इस पर ट्रेन जा रही है, तो यहाँ पे ट्रेन के जो दोनों चक्कों के बीच ऐसा कोई लोहा लगा होता है ना। अब यहाँ पे क्या है, जो पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक है, मैंने आपको बताया था पृथ्वी के दो घटक होते हैं, एक तो ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं, एक बी वी, एक बी एच, ये होता है। तो ऊर्ध्वाधर घटक इसको, इस पटरी के जो ये आपका राड है, इसको काटता है। जब काटता है तो यहाँ पर भी आपका एक विद्युत वाहक बल भी एल बी अपान आर वाला, ये भी एल बी वाला विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, थोड़ा थोड़ा, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो याद ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा काटेगा? ऊर्ध्वाधर घटक ही काटेगा। 36 घटक तो ऐसे समझ, देखिए ऐसे ट्रेन है, ये आपके दो पटरियाँ हैं, ठीक है, ट्रेन ऐसे जा रही है, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक ही इसको काटेगा। 36 घटक तो ऐसे होगा, नहीं काटेगा, ऊर्ध्वाधर घटक ही काटेगा। तो हमेशा ऊर्ध्वाधर घटक का मान रखकर ही न्यूमेरिकल लगाते हैं यहाँ। आगे न्यूमेरिकल आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं तब समझ में आएगा, ठीक है। आपको मैं एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं, एक मिनट, ये पॉइंट तो समझ में आया आपको? ये फार्मूला लिख लीजिए सभी लोग, भी एल बी बराबर ई, या फिर आप ये लिखिएगा भी बी एल अपान आर इज इक्वल टू आई। ये दोनों फार्मूला लिखिएगा सभी लोग, ये दोनों फार्मूला लिखिएगा सभी लोग। मैं एक न्यूमेरिकल बताता हूं आप लोगों को ना। मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे एक चीज़ मैं आपको समझा, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, मैं इस पीडीएफ में, मैं फिर से बता दूं आपको, इस पीडीएफ में मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड किया हूँ ताकि दोबारा मुझे पैसे खर्चा ना करने पड़े जब आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराऊँ, ठीक है। इसलिए मैं इसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड किया हूँ। जैसे यहाँ पर ये सभी चीज़ें समझाई गई हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये रो रंगीन है, ठीक है, और नीचे ये दे चालक पर लगने वाला बल, व्यय शक्ति और संरक्षण ऊर्जा। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मैं एक्स्ट्रा जो यहाँ पे ऐड किया हूँ, ठीक है। चालक पर लगने वाला बल, संरक्षण शक्ति और ऊर्जा, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप सीधे आइए यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। मैं जो कहा ना, ट्रेन के पटरियों वाला क्वेश्चन, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ इसी नियम पर आधारित ना। मैं अपने साइड से कुछ नहीं छोड़ना चाहता हूँ, फिर भी एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। अब छोड़ दूं, क्या करूं, इसके आगे पढ़ाऊं? पढ़िए सभी, क्या है? ट्रेन के दो पटरियां हैं, ट्रेन की क्या है, दो पटरियां आपस में जमीन से पृथक थी, इनके बीच 1 मिलीमीटर का वोल्टेज जोड़ा जाता है, ठीक है। कितना वोल्टेज जोड़ा जाता है? 1 मिलीमीटर का वोल्टेज। जब इन पटरियों के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती हुई रेलगाड़ी है, जो मिलीमीटर
जो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा अगर इनके मध्य की परस्पर दूरी 1 मीटर हो और ऊर्ध्वाधर घटक क्या है 0.2 इंटू 10⁻⁴ वेबर मीटर स्क्वायर हो। नहीं समझ में आया कुछ सर, नहीं समझ में आया कुछ सर, कुछ लोग कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बी का वैल्यू। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है, हमेशा आपको यहाँ पे केवल ऊर्ध्वाधर घटक को ही रखना है। 36 घटक दे तो उससे मतलब नहीं रखना है आपको, केवल ऊर्ध्वाधर घटक को ही रखना है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी का वैल्यू क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी का वैल्यू यहाँ पे आपका कितना दिया है 0.02 इंटू 10⁻⁴। ये -4 की +4 है, -4 है। 0.2 इंटू 10⁻⁴ ये वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर, ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र बी का वैल्यू। ठीक है, ये है आपका। और इनके बीच, इनके पटरियों के बीच कितनी दूरी है, यल इज इक्वल टू कितना 1 मीटर है। और इनका वेग क्या है, भी क्या है आपसे दिया है, वेग 180 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति हॉर्स। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे क्योंकि हर जगह मीटर है, कैसे बदलेंगे इसको मीटर प्रति सेकंड में, कैसे चेंज करेंगे, इसमें हम लोग 5/18 का गुणा करेंगे। ठीक है, 18 दहा में 180 यानी क्या होगा, v का वैल्यू 50 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये b का वैल्यू है, ये b का वैल्यू, ये l का वैल्यू, ये v का वैल्यू। तो यहाँ से क्या पूछा आपसे, इनके बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E पूछा है। E इक्वल टू क्या आपने जाना, VLB जाना है, क्या जाना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू VLB जाना है। तो B का वैल्यू क्या है आपके सामने 50 मीटर पर सेकेंड, L का वैल्यू क्या है 1 मीटर है, और B का वैल्यू क्या है 0.2 इंटू 10⁻⁴ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 हो जाएगा, हाँ, इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फार्मूला पे आधारित। बस आप धैर्यतापूर्वक इतना 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। तो इसे आप धैर्यतापूर्वक बस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन अपने आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसी पे है और सोल्यूशन के 7 क्वेश्चन हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका एक नया टॉपिक है, 1 मिनट इसको छोड़िए। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, तब तक मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो देखिए आज के इस लेक्चर में जो था, हमने जो कुछ भी हमने पढ़ा, 2-3 चीज़ें पढ़ा, लेंस का नियम पढ़ा, फैराडे का नियम पढ़ा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया, और वो 10 वाली सवाल पढ़ा ना, 10 वाली सवाल जिसमें क्या था, ऊर्ध्वाधर घटक कटता है तो 10 की जो आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं होता है। और उसका वैल्यू क्या है, E इक्वल टू वैल्यू क्या है, E इक्वल टू हमने वैल्यू क्या पढ़ा था, E इक्वल टू क्या पढ़ा था VBL, ये पढ़ा था हमने E इक्वल टू, और I इक्वल टू क्या पढ़ा था VBL/R पढ़ा था, ये पढ़ा हमने। साथ साथ हमने क्या क्या पढ़ा, और क्या क्या पढ़ा हमने, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। E इक्वल टू हमने ये पढ़ा -ΔΦ/ΔT पढ़ा। ठीक है, और I इक्वल टू क्या पढ़ा -ΔΦ/ΔT इंटू R पढ़ा। ठीक है, और Q इक्वल टू क्या पढ़ा हमने ΔΦ/R इंटू N, ये हमने पढ़ा था माइनस। ये सभी फार्मूला हमने पढ़ा। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ा था हमने। ये सभी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा। बताइए लेक्चर कैसा रहा। इस तरह से अगर हम लोग कराते हैं तो एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम लोग पूरी तरह से इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। एक लेक्चर 1.5 घंटे का हो। ठीक है, तो आप लोग कैसे करते हो, क्या करते हो। ठीक है, इस तरह से अच्छा है, ये सभी चीज़ें ठीक से चल रही हैं बेहतरीन तरीके से। 1.5 घंटे का लेक्चर हो चुका है। आप में से कितने स्टूडेंट अभी तक लगातार जुड़े थे, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं उसे भी ऑफलाइन कमेंट कर देना, जैसे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, उसको मैं अलग से डाउट क्लास रख के कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।